नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे इकोनॉमी का जो है PT 365 जो कि विजन IAS का ये जो है ईयरली और जो है मंथली मैगजीन आती है, तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी का जो है हम पहले कवर करेंगे, इसके बाद हम अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो भी कवर करेंगे। ये PT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम जो है ये अप्रैल 2025 से अप्रैल 2025 से लेकर के नवंबर 2025 तक का देखेंगे, पूरा महीने पूरा, है ना। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही है, इसमें जो टॉपिक दिया गया है पहला, वो बैंकिंग और मौद्रिक नीति से है। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसमें दिया गया है। तो RBI की जो मौद्रिक नीति है उसको हम देखेंगे। तो RBI की जो मौद्रिक नीति है उसके जो प्रमुख उपकरण हैं उसको हम देखेंगे, है ना, उसका अवलोकन करेंगे। उसमें जैसे उद्देश्य क्या होता है कि मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना एवं जो है आर्थिक विकास की गति प्रदान करना, है ना। अब इसके जो है दो उपकरण होते हैं, जैसे एक मात्रात्मक उपकरण होता है, एक गुणात्मक उपकरण होता है। तो मात्रात्मक उपकरण में जो है ऋण की जो मात्रा होगी उसको देखेंगे कितनी मात्रा में दिया गया है, और गुणात्मक उपकरण में देखेंगे ऋण की क्या दिशा है ना, क्या चीज़ की वजह से कैसे दिया गया है। तो हम मात्रात्मक उपकरण को पहले देखेंगे। तो ये कह रहा है कि ये प्रत्यक्ष रूप से जो है अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा आपूर्ति को जो है प्रभावित करते हैं, है ना, मुद्रा को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, ना, ये मुद्रा को जो है कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा जो है आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। उसके बाद रेपो दर दिया गया है। तो रेपो दर क्या होता है? तो रेपो दर जो है ऋण दर होता है, वह दर जिस पे जो है RBI वाणिज्यिक बैंकों को जो है अल्पकालिक ऋण जो है प्रदान करता है, उसको बोलते हैं रेपो दर। इसे जो है मुख्य जो है नीतिगत दर माना जाता है ना। और दर जब बढ़ता है तो मुद्रा जो है आपूर्ति गिर जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे रिवर्स रेपो दर, है ना, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रिवर्स रेपो दर है ये उधार दर होती है। इसमें क्या होता है कि वह दर जिस पर जो है RBI क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेकर बाजार के जो है अतिरिक्त जो तरलता होती है उसको सोखने का काम करता है, उसको अवशोषित करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये दर जब इसमें जब रिवर्स रेपो दर जो है बढ़ता है तो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो घट जाती है ना। अब हम आगे देखेंगे नकदी, है ना, नकदी आरक्षित अनुपात। तो देखिए नकदी जो आरक्षित अनुपात है CRR उसको बोलते हैं, जिसको जो है निवल, है ना, जिसको जो है निवल मांग की और जो है समय, है ना, जिसको निवल मांग और समय देता हूँ, मतलब NDTL का जो है यह भाग NDTL होता है, उसका वह भाग मतलब वह अनिवार्य प्रतिशत होता है जिसे जो है बैंकों को जो है नगद रूप में RBI के पास रखना पड़ता है, और इस राशि पर जो है कोई ब्याज नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है, जब CRR जो है बढ़ता है तो बैंकों की जो साख सृजन होता है उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है ना। अब इसके अलावा हम देखेंगे सांविधिक तरलता अनुपात SLR होता है, जिसको NDTL कहता है कि वह जो है NDTL का जो प्रतिशत जिससे जो है बैंकों को अपने पास तरल संपत्ति, है ना, तरल परिसंपत्तियों जैसे सोना में, मतलब स्वर्ण में सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, बॉन्ड वगैरह होते हैं, उसके रूप में जो है रखना अनिवार्य होता है ना, ताकि जैसे कोई विपदा आए तो उस समय उससे वो बच सके, है ना। मान लो कोई भी लेकर के पैसा चला गया, देश से बाहर चला गया, अब नहीं दे रहा है पैसा, जैसे विजय माल्या वगैरह इस तरीके के लोग, तो उससे बैंक को बहुत ज़्यादा खतरा ना हो, है ना।
इसमें कहता है जब SLR जो है बढ़ता है तो निजी क्षेत्र को जो ऋण देने योग्य जो है निधि जो है घटती है ना, तो उनके पास पर्याप्त निधि वगैरह नहीं होती, क्योंकि SLR के रूप में रख लेते हैं ना कुछ पैसे। अब गुणात्मक उपकरण देखेंगे तो इसमें ऋण की दिशा, जो गुणात्मक उपकरण उसमें ऋण की दिशा देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ये विशिष्ट क्षेत्रों में जो है ऋण के प्रवाह को जो है चयनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और नीतिगत इसमें अनुनय है, जैसे नीतिगत अनुनय है इसमें जो रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को नीतिगत निर्देशों के अनुपालन हेतु जो है राजी करना और जो है परामर्श देना, यद्यपि यह बाध्यकारी नहीं है कि तथापि अत्यंत जो है ना प्रभावी होता है ये। इसका हम देखें सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता में ऋण से जो है मूल्य अनुपात में जो है बदलाव करना होता है, जिसमें जो है उच्च मार्जिन ना संपार्श्विक पर जो है कम ऋण राशि, इसका जो उपयोग मुख्य रूप से जो है सट्टेबाजी गतिविधियों को जो है नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। ये बहुत ही विस्तार में खुद इन्होंने इसको डेवलप किया है और अच्छे से पढ़ सकते हो इसको। तो प्रत्यक्ष जो कार्रवाई है उसमें बताया गया RBI के दिशा निर्देशों का जो है उल्लंघन करने वाले बैंकों पर जुर्माना, प्रतिबंध या सख्तियाँ आरोपित करना, है ना। अब हम आगे देखेंगे तो केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष जो है उसके बारे में, है ना। तो केंद्र सरकार को जो हस्तांतरणीय जो अधिशेष राशि हैं उसमें देखेंगे तो वो सुर्खियों में क्यों था, तो न्यूज में बनने का क्या कारण था। सरप्लस ट्रांसफ़र टू सेंटर, तो RBI ने जो है 2024-25 के लिए जो है 2.69 लाख करोड़ रुपए का जो है अधिशेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया था। इसमें जो है हस्तांतरणीय जो अधिशेषों का जो है निर्धारण केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित, है ना, संशोधित आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क के आधार पर किया गया था, है ना। ECF का मतलब हो गया इकोनॉमिक सेंटर फार्मिंग, है ना, आर्थिक पूंजी नहीं, सेंटर देखो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हम RBI की जो है आय के जो प्रमुख स्रोत होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें जो है हम देख सकते हैं जैसे सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की जो है वसूली से आय, तरलता प्रबंधन, है ना, साधनों जैसे जो है चल निधि, एक सेकेंड, हाँ जैसे जो है चल निधि, समायोजन सुविधा, ये चीज़ें होती हैं, है ना। और इससे जो प्राप्त निवल ब्याज होता है, ऋण सिग्रियोरेज, है ना, जिसमें जो है मुद्रण से जो प्राप्त लाभ होता है वो चीज़ें होती हैं। विदेशी मुद्रा निवेश पर अर्जित जो ब्याज होते हैं वो, जैसे कि बहुत बारी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि RBI इतना सारा कुछ क्यों करती है, तो RBI को लाभ क्या होता है ना। RBI जैसे सारे बैंकों को निर्देश देती है, ये करो वो करो, सरकार के साथ भी बहुत सारी चीज़ें करती है, मुद्रा वगैरह भी छापती है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है ना। तो उसका फ़ायदे के बारे में ही बताया गया कि सरकार की जो प्रतिभूतियों पर जो ब्याज की वसूली करता है तो ये RBI करता है। तरलता प्रबंधन संसाधनों पे वो भी यही RBI करता है। और चल निधि समायोजन जो सुविधा होती है ना, उसमें कह रहा है ये। और उससे प्राप्त जो निवल ब्याज होता है, ऋण होता है, सिग्रियोरेज, है ना, और जो मुद्रण वगैरह का जो प्राप्त लाभ होता है, विदेशी मुद्रा जो निवेश होते हैं उसमें अर्जित, तो जैसे अब डॉलर वगैरह RBI खरीदती है तो वहाँ से भी RBI को फ़ायदा मिलता है, डॉलर खरीदना, डॉलर बेचना, है ना। तो इस तरीके से और ये बहुत सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करती है। अब जैसे देखेंगे आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क, है ना। धुंधला आ रहा है क्या? अब देखेंगे आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क, है ना, के बारे में देखेंगे। तो इसकी उत्पत्ति जो है ना, बिमल जलान समिति की जो सिफारिशों के आधार पर जो है RBI द्वारा 2019 में अपनाया गया था। और जो इसमें इकोनॉमिक कैपिटल फार्मिंग, है ना,
जो उद्यमी व्यापी जोखिम प्रबंधन मतलब एंटरप्राइजेज वाइड रिस्क मैनेजमेंट ERM के द्वारा जो है फ्रेमवर्क का जो है एक अभिन्न अंग ये होता है। अवधारणा इसकी जो है ECF रिस्क प्रोविजन के जो है उचित स्तर को निर्धारित करने और RBI अधिनियम 1934 की धारा जो है 47 के तहत किए जाने वाले लाभ वितरण के लिए ना एक पद्धति प्रदान करता है। अब हम देखेंगे ECF के तहत जो आर्थिक पूंजी के जो घटक है उसके बारे में, है ना। तो जैसे रियलाइज्ड इक्विटी होती है जिसमें जो है RBI की पूंजी, आरक्षित निधि, आकस्मिकता निधि और जो है अस्थि विकास निधि, है ना, शामिल होती हैं। आकस्मिक जो जोखिम बफर होता है उसको बताया गया है, जिसमें CRB वो बताया गया है कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता, ऋण और जो है परिचालन संबंधी जोखिमों के जो है लिए प्रावधान करने हेतु जो है RBI की रियलाइज्ड इक्विटी का घटक होता है। अब पुनर्मूल्यांकन जो शेष है उसमें हम बता देते हैं, जैसे इनमें से जो अपर्याप्त लाभ होते हैं या निवल हानियाँ होती हैं जो विनिमय दर, सोने की कीमत और ब्याज दर के जो है उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है ना। जैसे कभी कभी सोने का कीमत बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है तो इन जो कीमत जो है ऊपर नीचे जा रहा है तो उसमें जो ब्याज दर भी ऊपर नीचे जा रहा होगा, तो उसमें जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसी का जो परिणाम होता है। अब हम देखेंगे फ्रेमवर्क की जो अवधि होती है वो समिति ने जो है हर 5 साल में जो है इस फ्रेमवर्क की जो समीक्षा करने की सिफारिश की है। अब भारत में देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, ये बहुत न्यूज में था। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है, विदेशी मुद्रा भंडार पर भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नवीनतम डेटा के अनुसार भारत का जो है स्वर्ण भंडार यानी जो है गोल्ड, है ना, गोल्ड रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है नवीनतम डाटा के अनुसार जो है भारत का स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व 102.3 बिलियन डॉलर का हो गया है। और इसमें कहा जा रहा है क्योंकि जैसे क्या है कि जो भारतीय मुद्रा भंडार है, भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो स्वर्ण का हिस्सा पहले जो है ना 7% के करीब होता था, वो अब बढ़ कर के ना 15% के करीब हो गया, क्योंकि बहुत सारा गोल्ड जो है परचेज किया है RBI ने। इसमें करा अन्य संबंधी जो था तो इसमें बताया गया है इस वजह से जो भारत है ना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, भंडार में जो है स्वर्ण का हिस्सा लगभग 15% हो गया है, जबकि एक दशक पहले इसमें जो है 7% था। RBI जो है भारत में जो है विदेशी मुद्रा का जो है प्रबंधन करने वाला मुख्य ये प्राधिकरण है ना, जो विदेशी मुद्रा का वगैरह का प्रबंधन वगैरह करता है यही। अब हम देखेंगे RBI का जो है स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है ना। RBI का स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा था, तो इसमें 3 कारण हैं बढ़ने के। पहला, मुद्रा भंडारण में जो है विविधता लाने के लिए और जोखिम को जो है कम करने के लिए बढ़ा रहे हैं, और मुद्रास्फीति से निपटने के में सहायकता होने के लिए ये कर रहे हैं। तो मुद्रा भंडारण में विविधता लाने के लिए क्या प्रायोजन है इनका, तो ये प्रायोजन है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति स्रोतों से जो विविधता लाई जा रही है यह जो है ना अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि आए दिन अमेरिका हड़काता रहता है, कहीं टैरिफ लगा रहा है, कहीं कुछ लगा रहा है ना, तो उससे भी निपटने के लिए अपना मतलब, ताकि अगर हमारे पास बैकअप सोर्स हो अगर कभी भी देश में स्थिति खराब हो रही है तो, है ना। ये सारे जो है प्रयास डॉलराइजेशन की दिशा में कदम है ना भारत का। और जोखिम को कम करने के लिए क्यों, तो जोखिम को कम करने के इसलिए जो है ना कि इससे जो है मुद्रा के विनिमय दर की जो है अस्थिरता और जो है उसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में जो है मूल्य में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने में मदद मिलेगी, है ना। इसके अलावा हम मुद्रास्फीति से निपटने में जो सहायक उसके बारे में बताया गया है कि स्वर्ण भंडार को जो है मुद्रास्फीति की जो है स्थिति में संकट से बचाव के रूप में जमा किया जाता है, जिससे जो है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की जो है क्रय शक्ति जो है कम नहीं होती है ना। अब हम आगे देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का, है ना, क्या देखेंगे, तो विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा बढ़ने से जुड़े जोखिम, ठीक है।
तो इसमें क्या जोखिम है? तो कम तरलता और, है ना, कम तरलता या कम आपूर्ति होगी, है ना, इससे ये जोखिम हो सकता है। शून्य रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा भंडारण और सुरक्षा की जो अधिक लागत होगी। जैसे मान लो अगर आपके पास ढेर सारा सोना है, तो अगर सोना आप घर में रखेंगे उस पर ब्याज थोड़ी मिलेगा आपको, और बैंक में अगर आप उसी एवज में पैसे रखें तो उस पर ब्याज मिलेगा। ये चीज़ें कह रहे हैं। और शून्य रिटर्न मिलना मतलब कोई रिटर्न वगैरह नहीं मिलेगा, जो स्वर्ण है आपके पास वही मिल रहेगा, है ना। और भंडारण और जो है सुरक्षा का जो अधिक लागत भी लगता है। जैसे सोना वगैरह आप रखे हैं तो आपको उसको पहरेदारी भी करवाना होगा, इतना सारा स्वर्ण भंडार होगा भारत का, वही चीज़ें करें। तो इसमें कह कम तरलता या कम आपूर्ति। आपूर्ति कम होने पर स्वर्ण को जो है नकदी में बदलने की प्रक्रिया धीमी और महंगी होती है ना। और करे शून्य रिटर्न जो मिलता है, मतलब इसमें कहा गया है जमा स्वर्ण पर जो है कोई ब्याज नहीं मिलता, वहीं मुद्रा जमा करने पर ब्याज मिलता है। और भंडारण और असुरक्षा की जो अधिक लागत, उसमें भौतिक स्वर्ण के लिए सुरक्षित भंडार की आवश्यकता होती है, और यह जो है प्रायः घरेलू या विदेशी वार्ड्स में किया जाता है। इससे भंडारण, बीमा और परिवहन की लागत बढ़ जाती है ना। अब हम देखेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के जो घटक हैं, तो उसमें विदेशी, है ना। अब देखें कि विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ जो हैं उसमें FCA में जो है, ये जो है अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन जैसे मुद्राओं में रखी जाती है। RBI के पास स्वर्ण भंडार, है ना, RBI के पास जो है स्वर्ण भंडार भी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है IMF के पास भंडारण है, जिसमें जो है विशेष आहरण अधिकार है। इसमें ये कह रहा है IMF, है ना, द्वारा सृजित ब्याज अर्जन वाली आरक्षित परिसंपत्ति है, या जो है सदस्य देशों की जो है आरक्षित परिसंपत्ति के पूरक का जो है कार्य करती है, क्योंकि IMF से बहुत सारे लोग पैसा वगैरह भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो उसके बाद दिया है रिजर्व चेंज पोजीशन, है ना। तो कह रहा है यह सदस्य देश के जो है कोटा और IMF के जो है पास उस सदस्य देश की मुद्रा की जो है हेल्डिंग के बीच का जो है अंतर है, जिससे कठोर शर्तों के बिना निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। जो है हमारा आ गया रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, है ना। तो ये सुर्खियों में क्यों था, तो न्यूज़ में क्यों था, वो हम देखेंगे। तो सुर्खियों में रहने का कारण ये था कि केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 के जो है दायरे में लाया गया था। तो इसमें जो है रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना को जो है ना बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है, उद्देश्य इसका था, तो उद्देश्य इसमें ये था लाने का इसका कि जो विनियमित संस्थाएं हैं कि जो है ग्राहकों को त्वरित और किफ़ायती और सक्षम वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र उनको प्रदान करें, जिससे उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा कवरेज भी इन्होंने दिया, जिसमें RBI की जो नई घोषणा से पहले ना इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल होती थी। जैसे हम देखते हैं सभी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, है ना, और ऐसी गैर वित्तीय कंपनियां होती हैं। इसके अलावा जो सभी सिस्टम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इस तरीके के होते थे। तो अब निम्नलिखित जो संस्थाएं इसमें शामिल रही हैं उसमें सभी वाणिज्यिक बैंक जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक तथा 50 करोड़ रुपए की जो जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक। इसके अलावा जो ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां थीं उसमें जो है ना, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को छोड़ करके बोल रहा है, तो अपवाद है वो, जो मतलब जमा राशि स्वीकार करती हों या कस्टमर इंटरफेस रखने के जो है लिए अधिकृत हों, है ना, रखने के लिए हों, अधिकृत हों, और जो है जिनमें परिसंपत्ति का जो आकार 100 करोड़ रुपए हैं, वो सभी सिस्टम जो है पार्टिसिपेंट्स, जिसमें जो है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जो है भुगतान प्रणाली में जो है भाग लेने वाले सिस्टम जो
प्रोवाइडर हैं शामिल हैं वो चीज़ें। उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, है ना, इसमें है। इसके बाद जो है हम यह योजना जो है आरबीआई की निम्नलिखित 3 जो है ओम्बड्समैन योजना को जो है एकीकृत करती है, जिसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006 है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019 है। यह योजना एक देश और एक ओम्बड्समैन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि आरबीआई द्वारा विनियमित अलग अलग क्षेत्रों की जो संस्थाओं के लिए अलग अलग शिकायत निवारण प्रणाली नहीं होगी। और शक्ति इसका है ओम्बड्समैन, है ना, 20 लाख रुपए तक का जो है मुआवजा का आदेश दे सकता है। साथ ही वह शिकायतकर्ता के समय खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी या उत्पीड़न के एवज में 1 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा के भुगतान का आदेश भी दे सकता है। अब हम देखेंगे आरबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और पहले, है ना, जैसे अस्थायी जमा सुविधा। हमने एसडीएफ पढ़ा था, एसडीएफ क्या होता है, तो एसडीएफ के बारे में देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यह जो है एक मौद्रिक उपकरण है जो मतलब वाणिज्यिक बैंकों से बिना किसी, है ना, जो देखो यह एक मौद्रिक जो है उपकरण है जो वाणिज्यिक बैंकों से बिना किसी जो है संपार्श्विक के तरलता को अवशोषित करता है। मुख्य इसकी विशेषताएं हैं, एसडीएफ ने जो है फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो, है ना, की जगह ले ली है। ज्ञातव्य है कि जो फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो का जो है तरलता समायोजन सुविधा, है ना, एलएएफ कॉरिडोर की जो है न्यूनतम दर है। और इसके बाद का है यह क्षणिक प्रकृति की जो है तरलता को अवशोषित करेगा, क्योंकि इसे जो है ओवरनाइट के आधार पर संचालित किया जाएगा। लेकिन आरबीआई चाहे तो इसकी जो है अवधि को बढ़ा भी सकता है। अब एलएएफ के लिए जो है पात्र जो है सभी बैंक और संस्थाएं इस सुविधा का जो है उपयोग कर सकते हैं। एसडीएफ जो है ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक जो है अवकाश और सप्ताहांत सहित जो है सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगा ये। अब हम देखेंगे परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो, है ना, ठीक। अब देखेंगे परिवर्तनीय दर रिवर्स जो रेपो है उसके बारे में देख लेते हैं वो क्या है। तो यह जो है आरबीआई द्वारा बैंकों से, है ना, यह आरबीआई द्वारा बैंकों से है ना बैंकों से अल्प अवधि के लिए जो है अतिरिक्त धन को जो है अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। इसमें जो है आरबीआई बैंकों से कुछ समय के लिए पैसा जो है लेता है और इसके बदले उन्हें जो है ब्याज देता है। इसमें जो है परिवर्तन दर का जो है अर्थ है कि जो ब्याज दर निश्चित नहीं होता है तथा जो है इसका निर्धारण बाजार के आधार पर किया जाता है। इसमें जो है रिवर्स रेपो दर का जो निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें स्विच नीलामी क्या होता है ना, स्विच नीलामी के बारे में समझेंगे कि स्विच नीलामी क्या होता है, जिसमें बताया गया है स्विच नीलामी के बारे में। शुरुआत इसकी ना यह प्रक्रिया है कि 2019 में आरबीआई द्वारा भारत सरकार की ओर से शुरू की गई थी ये स्विच नीलामी प्रक्रिया। इसका उद्देश्य था कि अल्पावधि प्रतिभूतियों को दीर्घावधि प्रतिभूतियों के साथ बदलकर लोक ऋण की परिपक्वता अवधि का जो है प्रबंधन करना। और प्रक्रिया इसकी ये थी कि बाजार के जो भागीदारों द्वारा सोर्स सिक्योरिटीज भारत सरकार को बेची जाती है तथा और क्या किया जाता है कि और साथ ही डेस्टिनेशन सिक्योरिटीज को जो है उद्धृत मूल्यों पर खरीदा जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है स्विच लेन देन मॉड्यूल के जो माध्यम से ई कुबेर पोर्टल पर जो है संचालित होती है। अब हम देखेंगे आगे अब हम आगे देखेंगे इसमें सह मानदंड या
को जो है लोडिंग नॉर्म्स, है ना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर जो है बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच लोडिंग व्यवस्था चालू की है ना, के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसमें बताया गया को लोडिंग व्यवस्था के तहत जो है विनियमित संस्थाएं आपस में साझेदारी तथा उधारकर्ताओं को जो है ऋण प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि वे वर्तमान विनियामक नियमों का पालन करें। नोट में ये कहा गया है कि विनियमित जो संस्थाएं हैं, जैसे वे संस्थाएं हैं जो किसी मतलब सर्वाधिक नियामक निकाय के अधीन कार्य करती हैं और जिन पर जो है ना और करती हैं। अब कह रहा है नोट में, जैसे विनियमित जो संस्थाएं हैं वे संस्थाएं जो किसी सार्वजनिक नियामक निकाय के अधीन कार्य करती हैं जिन पर नियमों का पालन करने की बाध्यता होती है। अब संशोधित दिशा निर्देशों का जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में बता देते हैं। जैसे जो है इसका क्या होता है कि जो न्यूनतम हिस्सा होता है उसमें बताया गया कि जो प्रत्येक विनियमित संस्था को जो ऋण का जो है न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना होता है। इसके अलावा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को भी है ना ऋण का दर्जा दिया जाता है, जिसमें जो है यदि ऋण जो है PSL मतलब मानदंडों को में जो है आता है ना, तो हर ऋणदाता को क्या करना होगा कि को लोडिंग है ना के तहत अपने हिस्सों के लिए PSL दर्जे का जो है दावा कर सकता है। और इसके अलावा एक समान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली भी आती है इसमें, जिसमें जो है कहा गया यदि एक ऋणदाता किसी ऋण को जो है गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA के रूप में जो वर्गीकृत करता है तो सभी अन्य साझेदार ऋणदाताओं को भी उस ऋण को जो है NPA वर्गीकृत करना होगा। अब हम देखेंगे पेमेंट एग्रीगेटर्स, है ना, हम देखेंगे पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स में कहा गया है दरअसल जो है ना यह जो है ग्राहकों द्वारा वस्तुओं सेवाओं या जो है निवेश उत्पादों की जो है खरीद के लिए व्यापारियों के इंटरफेस, है ना, फिजिकल वर्चुअल दोनों हो सकता है, के माध्यम से जो पेमेंट के विभिन्न तरीकों जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ या UPI से या वॉलेट से मतलब कर सकते हैं। कोई एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़कर जो है व्यापारी को जो है देता है। इसमें जो है पेमेंट एग्रीगेटर के उदाहरण हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे से पेपाल आदि, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जहां हम चाहे जैसे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यह कंपनी अधिनियम जो है 2013 के तहत कंपनी के जो है रूप में पंजीकृत संस्था है और नए दिशा निर्देशों के अनुसार नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए जो है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के लिए जो है 2007 के तहत जो है RBI से मंजूरी प्राप्त करना इसको अनिवार्य माना जाता है। अब हम देखेंगे जैसे वेज एंड मीन्स एडवांस, है ना, वेज एंड मीन्स एडवांस। तो इसमें कहा गया है कि यह जो है ना एक अस्थायी मतलब अग्रिम है जो RBI द्वारा केंद्र सरकार को प्रतिभूतियों और भुगतानों में अवस्थित असंतुलन को दूर करने के लिए दिया जाता है। एक हाक ट्रेजरी बिल्स के विपरीत जो है WMA का जो है उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जाता। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी वेज एंड मीन्स एडवांस की जो है सुविधा उपलब्ध है। WMA लिमिट RBI केंद्र सरकार से जो है सलाह करके तय करता है। कानूनी फ्रेमवर्क भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 RBI को जो है वेज एंड मीन्स एडवांस प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। ब्याज दर बताया गया इसमें वेज एंड मीन्स एडवांस पर जो है ब्याज दर जो है RBI की रेपो दर होती है, जो रेपो दर लगाती है वही इसमें भी काम करता है। हालांकि जो है ओवरड्राफ्ट भी की ऊपरी सीमा से अधिक एडवांस, है ना, ओवरड्राफ्ट पर जो है ओवरड्राफ्ट पर जो है ना ब्याज दर जो है रेपो दर से जो 2% अधिक ली जाती है। मतलब जो WMA की ऊपरी सीमा से अगर अधिक एडवांस है तो। इसके अलावा अवधि इसका जो होता है वो वेज एंड मीन्स एडवांस दिए जाने की जो तारीख होती है 3 महीने के भीतर होती है। 3 महीने के भीतर इसका पूरी तरह से भुगतान करना होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम RBI द्वारा शुरू की गई प्रमुख जो पहलें हैं, है ना, उसमें कौन कौन सी पहल इन्होंने चालू की है।
तो इन्होंने यूनिफाइड, है ना, यूनिफाइड लोडिंग इंटरफेस चालू किया, जिसे जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा रहा है। और यह जो विभिन्न स्रोतों से जो है डेटा एकत्र करेगा, इससे जो है ऋणदाताओं को जो है उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। क्यों ऋणदाताओं से क्यों इसको उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसके बारे में भी बताया जा रहा है ना। तो करा जाए ताकि वो जो क्या करेंगे कि ऋण लेने वालों की जो है ना ऋण चुकाने की क्षमता का जो है बेहतर मूल्यांकन कर सकें कि ये जो है ऋण दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। मान लो हमारे पास जगह ज़मीन भी नहीं है और हमने ऋण ले लिया बैंक से, और हम बैंक को पैसा अगर चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, तो इसका मूल्यांकन कौन करेगा, यही करेगा, है ना, मूल्यांकन करेंगे इससे। इसके अलावा CBDC, है ना, रिटेल जो सैंडबॉक्स होते हैं उसके बारे में बताया कि यह फिटनेस कंपनियों के लिए जो है एक परीक्षण प्लेटफॉर्म है जहां वे नई तकनीकी समाधान विकसित और परीक्षण कर सकती हैं। इसके अलावा CBDC केंद्रीय जो है बैंक द्वारा जारी फिएट मुद्रा, है ना, फिएट मुद्रा होती है, कॉमोडिटी मुद्रा होती है। तो फिएट मुद्रा वो मुद्रा मैं आपको बता दूं, जैसे अभी ये 2000 का नोट है ना, 2000 का नोट है, लेकिन अगर हम 2000 का नोट को देखें एक कागज़ के रूप में, तो उसका जो है कागज़ और प्रिंटिंग और ये सारा कुछ लेकर के 2000 का बराबर नहीं है, कम ही होगा उसका मूल्य। अगर हमको ऐसा नोट छापना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये आएंगे, और कितना आएंगे, है ना। और लेकिन उसके जो वैल्यू अगर उस पर 2000 का प्रिंट कर दिया गया है और वो उस पर जो है RBI ने उसको जारी कर दिया है, तो उसका जो है अब जो मानक बन गया है वो 2000 का बन गया है ना। इसका मतलब जो मुद्रा है उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन उस पे उस पे RBI ने उसको जारी किया है, तो इस वजह से जो उसका मुद्रण किया गया है वो 2000 का है। और ऐसे ही कॉमोडिटी मनी होता है, मुद्रा होता है, जिसको बोलते हैं, जैसे 10 रुपये का सिक्का है, सिक्का 10 रुपये का ही है, लेकिन वो सोने का सिक्का है, तो उसका वैल्यू क्या है, 2000 से भी ज़्यादा है ना। तो जिसकी आंतरिक वैल्यू ज़्यादा है ना, अब बाह्य वैल्यू कम है, वो कॉमोडिटी मनी होती है। और जिसकी आंतरिक वैल्यू कम है लेकिन बाहरी वैल्यू ज़्यादा है, वो फिएट मनी होता है, डिजिटल रूप से, है ना। मुद्रा का जो है डिजिटल रूप भी है। अब ऐसे ही RBI जो है अपना जो है कई मुद्रा जो है जारी कर रही है, जैसे डिजिटल करेंसी भी लाने की कोशिश कर रही है ना। ठीक है, अब देखेंगे सर्टिफिकेट आप जो है डिपॉजिट का जो है टोकनाइजेशन करिए। टोकनाइजेशन की जो यह प्रक्रिया जो है, जिसमें जो किसी वास्तविक परिसंपत्ति जैसे जो स्टॉक का जो है डिजिटल रूप टोकन बनाकर उसे जो है ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटर लेजर से जो भंडारित किया जाता है ना। अब हम इसके आगे इसमें जैसे होता है जमा प्रमाण पत्र या जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, CDS, एक जो है प्रक्रम में जो है मुद्रा बाजार लिखित है। इसे जो है किसी बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जो है जमा की गई निधियों के बदले अभौतिक रूप से जो है वचन पत्र के जो है रूप में जारी किया जाता है। इसका निर्गमनकर्ता जो होते हैं अनुसूचित, है ना, वाणिज्यिक बैंक। इसमें जैसे आते हैं जो अनुसूचित ग्रामीण बैंक में वाणिज्यिक बैंक में आते हैं, उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लोकल जो एरिया के बैंक को जो है छोड़ करके माना जाता है। तथा जो है जो भारतीय रिजर्व बैंक में जो है RBI का जो है अल्पकालीन संसाधन जुटाने के लिए अनुमति चयन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के द्वारा किया जाता है। इससे जो है अंकित मूल्य पर जो है छूट बट्टे के साथ जो है जारी किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है कम से कम अधिकतम जो है 1 वर्ष और न्यूनतम जो है 7 दिन होती है। कम से कम 7 दिन और अधिकतम से 1 वर्ष होती है। अब हम आगे देखेंगे NBFC के लिए जो है स्व विनियामक संगठन, तो यहाँ से हम कल देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम तेज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो भी बता सकते हैं, और थोड़ा समझा के बताना है तब भी बता सकते हैं। हम वैसे ही अपना रवैया अपनाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।